अस्सलाम वालेकुम। हाजिर आज के प्रोग्राम के साथ और सबसे पहले अहम खबर जो एक अफसोसनाक खबर है यूनान से आई है, जहां पे कश्ती को हादसा हुआ है और पाकिस्तानी एक बार फिर समंदर में डूब गए। मुल्क से जाना चाह रहे थे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी जायदादें बेच के कर्ज उठाकर वीज़े लगवा कर वहाँ गए, लेकिन ह्यूमन स्मगलर जो हैं वो लोगों की मजबूरियों को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह लोगों के घरों में फिर जवान बच्चों की लाशें आती हैं, बहुत ही तकलीफ़देह ये काम है। और 3 कश्तियाँ उल्टी हैं जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। बहुत सारे लोग यूनानी कोस्ट गार्ड ने उनको क्रेट का जो जजीरा है वहाँ पे उन्हें सर्वाइव करके लाया गया है। 39 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और पाकिस्तान की एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है। एज़ यूजुअल वज़ीर आज़म ने एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है, लेकिन देखना इसमें यह है कि हुकूमतों को इससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ना सिर्फ के कौम के नौजवान बच्चों को एक ऐसी मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद देनी पड़ेगी, बल्कि उनकी तरबियत भी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वो माशरे के एक ज़िम्मेदार और हुनरमंद अफराद बन सकें और इज़्ज़त के साथ वीज़ा लगवा के दूसरे मुल्कों में जाएँ, ना कि इस तरह गैर कानूनी तरीके से छुप छुपा कर यहाँ के हालात से घबरा कर वहाँ जाएँ, गैर कानूनी तरीके से और रास्ते में जान की बाजी हार जाएँ। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिस पे हमने आपसे सोचा कि शेयर कर लें। और आज का प्रोग्राम हमारा जो है उस पर हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पीटीआई की खाना जंगी। इसमें फातेह कौन होगा, हुकूमत या पीटीआई का वो ग्रुप जो एक दूसरे से लड़ रहा है। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और हम इसमें बात करेंगे कि जो आज पीटीआई यौम शोदा मना रही है और जो इन्होंने बार बार तारीख तब्दील कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की, पहले 14 थी फिर 15 और अब वो फिर डिले कर दिया, इसकी क्या वजूहत हैं और ये खान ने ये फैसला क्यों किया और अब फैसला डिले क्यों किया जा रहा है। फिर सोशल मीडिया जो पीटीआई का हथियार है और बहुत ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि ख़ास तौर पे उन लोगों से जो इस मुल्क से बाहर बैठे हैं लेकिन उनको बनाने वाले इसी मुल्क में हैं। उन्होंने इनको बनाया और अब वो वही हथियार जो यहाँ अपने नाकदीन के गलों पर चलाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, बनाए गए थे, तरबियत दी गई थी, वो अब बनाने वालों पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सबक है, ये कब सीखते हैं इस पे देखेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू जो है हुकूमत दबाव का शिकार है और उसमें हुकूमत से पीटीआई नाराज़ है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमकेएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जेयूआई नाराज़ हो चुकी है क्योंकि एक मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन की तरीक़ाकार है उस पर इख्तलाफात है। और इस पर देखेंगे कि हुकूमत आज कल क्या करती है और किस तरह अपने आप को इन चीज़ों से बचाती है। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब जो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बाप पर बेटा पिता पर पूत। अदलिया जो दूसरों पे उंगली उठाती है, दूसरों को सज़ा देती है, वो खुद किस तरह अपने लिए आसानियाँ, अपने बच्चों के लिए आसानियाँ, अपने रिश्तेदारों के लिए आसानियाँ और अपने इवन चेंबर में काम करने वाले दूसरे वकीलों के लिए आसानियाँ पैदा करती है और फिर शिकायत करती है खतूत लिख के कि हम अक़लियत में क्यों आ गए, जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट को सबकत कैसे हासिल हो गई, क्यों, वजह उसकी आपको बताएंगे आज एडिटोरियल में कि कौन से नए जजेस जो लाहौर की इलीट लाहौरी ग्रुप ऑफ जजेस जो है वो किस तरह से काम करता है इस मुल्क में और कौन कौन से लोगों को रिकमेंड किया गया है, किस किस के कहने पे, किस किस का वो रिश्तेदार है जो लाहौर हाई कोर्ट में 21 जजेस तैनात किए जा रहे हैं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमारी जो आज की टॉप स्टोरी है उसमें हम ये बात करेंगे कि बारहा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि अलीमा खान एक तरफ से और रुबीना खान जो खान साहब की बहनें हैं वो सख्त ट्वीट्स कर रही हैं मिसाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ जो तर्जुमान हैं बुशरा बीबी की, जो पेशावर में इस वक्त मौजूद हैं बुशरा बीबी, और उनके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के अंदर से ख़दशात का इजहार किया जा रहा है और ना सिर्फ पार्टी के अंदर यहाँ से बल्कि बैरून ममालिक में बैठे हुए लोग भी बुशरा बीबी पे सख्त तनकीद और उन पर इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से। फैसल वावडा तो ऑन रिकॉर्ड खुलकर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी से इमरान खान की जान को ख़तरा है और इसी तरह की मिलती जुलती बातें जो हैं वो खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी की हैं और रुबीना खान ने भी की हैं और जिसका जवाब मिसाल यूसुफजई ने भी दिया है, जिससे ये लग रहा है कि पार्टी के ऊपर कब्ज़े के लिए
नंद और भावज की लड़ाई की जो बात हो रही है उसमें वज़न है। और इसी पर हम आज बात करेंगे कि ये जो आपस में इनकी जंग हो रही है दोनों ग्रुप्स की, इसका अंजाम क्या होगा और कब क्या इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, इस्टेब्लिशमेंट को होगा, या पीटीआई में एक ग्रुप वाज़ेह अक्सरियत लेके दूसरे ग्रुप को बैकफुट पे कर देगा। लेकिन इस पे बात करेंगे। हमारा राब्ता हो गया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जो पीटीआई के अंदर खाना जंगी जारी है, दो ग्रुप्स हैं अब तो, और एक तरफ खान साहब की बहनें हैं, दूसरी तरफ खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं, ये आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि इसके जिम्मेदार हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सेकंड टियर लीडरशिप है जो इस वक्त बाहर है, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। और ये मेरे ख्याल में जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहे ताकि दरमियान में क्या कह सकते हो उसे, एक चेन ऑफ कमांड के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग हम पल्ला हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं वो शायद जरा आसानी से जन्म ले लेती हैं एज अपोज टू अगर सीनियरशिप हो। लेकिन इसका बजाय फायदा होना पाकिस्तान को, इसका नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा होगा, क्योंकि जब इस किस्म की चीजें आती हैं तो वो सही फैसले, जैसे बाद गलत फैसले भी नहीं हो सकते, तो वैसे सही फैसले भी जो होने चाहिए वो नहीं हो सकते। क्योंकि ये याद रखिए, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। तो जाहिर है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कि भाई ये तरीका करना चाहिए, वो तरीका करना चाहिए, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और यही वजूहात है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो शायद नहीं होने चाहिए थे वो इस वजह से हो गए कि वहां जो कनेक्शन था बिटवीन इमरान खान और लीडरशिप के, वो पूरी तरह नहीं हुआ। और ये खास तौर पर पिछले, आप ये समझे कि 4-5 महीनों में इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जानबूझ के किया। उनको पता नहीं क्यों डर लगता है इमरान खान से, इतने खौफजदा क्यों इमरान खान से। आपकी उसका इस बात पे क्लैरिटी है कि हुकूमत है इस खाना जंगी के पीछे? बिल्कुल। तो अगर आपको इतनी क्लैरिटी है 100%, तो जाहिर है लीडरशिप को भी होगी, उनकी अहलिया को भी होगी, बहनों को भी होगी। तो फिर ये हुकूमत की इस चाल को समझ क्यों नहीं रहे, उसका शिकार क्यों हो रहे हैं कि मुसलसल ये पब्लिकली लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे, इट्स बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और ऑब्वियसली नहीं, बहुत ये चीजें नहीं, खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं बाहर बैठे। फैसल वावडा ने कहा बाहर बैठे लोग जो हैं अमेरिका में। फैसल वावडा की बात सुन रहे हैं, चलें फैसल वावडा की बात, सिंस व्हेन डज ही बिकम अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव? रिमाइंड मी अगेन। मैं बताता हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ और मैं खान साहब की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। यही बात ठीक है, लेकिन यही बात अमेरिका में बैठे पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इंटरव्यूज में कर रहे हैं, व्लॉग्स में कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी से खान की जान को खतरा है। ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलसल लगाया जा रहा है, ये क्यों है ऐसा? ये हुकूमत कर रही है, बाहर बैठे लोगों को कह रही है कि देखिए, मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जिंदगी को इनमें से, मतलब या बुशरा बीबी या किसी और से इस किस्म का खतरा है। मैं ये भी नहीं समझता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये भी नहीं समझता कि इस वक्त कोई और ऐसा मतलब हुकूमत, या अगर आप कह लें कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट, इसको आप लाजिम मजूम लेते या वट एवर इट इज, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस किस्म के कोई करेंगे। क्योंकि खुदा न खासा अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ना हुकूमत, ना पीटीआई की क़यादत और ना ही एस्टैब्लिशमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। देखिए, ये याद रखिए, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी तो 3 से 4 दिन तक पाकिस्तान जलता रहा था, बहुत सारा तोड़ फोड़ हुआ था, ट्रेनों की लाइन में क्या कुछ नहीं हो गई। वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कहीं जाके वो पाकिस्तान खप्पे का नारा आया था। और वो भी इस वजह से कि आपको पता है कि जरदारी साहब जो थे वो ऑलरेडी किसी हद तक सियासत में थे, बेनज़ीर साहबा के साथ थे, चाहे वो चाहती थी नहीं चाहती थी, दैट्स अ सेपरेट मैटर, वो लेकिन वो थे और पीपल्स पार्टी वाले उनकी बात सुन लेते थे। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। अच्छा, तो अगर अब मेरा मशवरा लोग मानते हैं तो इसका बेस्ट तरीके ये, इफ यू वांट टू हैव पीस, आप पीटीआई की लीडरशिप को
आराम से इमरान खान से मिलने दें। अच्छा ठीक है, उससे ये होगा कि जो चेन ऑफ कमांड है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो उसमें ये अगर सही नहीं, ये देखिए, ये तो आप बहुत ही आसान रास्ता आप हुकूमत को बता रहे हैं, पीटीआई को शटर करने का, कमजोर करने का, खत्म करने का, कि चेन ऑफ कमांड उसकी किसी से मिलने ना दें तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये तो बड़ा नहीं, अब आप समझ नहीं रहे। जी समझाएं। पीटीआई इज नॉट अबाउट द सेकंड टियर लीडरशिप, पीटीआई इज अबाउट इमरान खान एंड द अवाम। ठीक है, ये जो हम दरमियान में लोग हैं ना, हम तो एक किस्म का फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी रियली डू नॉट मैटर। अच्छा चलें, हमारे देखिए, ये याद रखिए, पीटीआई में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। इलेक्टेबल्स की सियासत का मतलब यह है कि हर एक आदमी अपने इलाके का एक बेनजीर है, एक मियां नवाज शरीफ है। इलेक्टेबल्स की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं अहलिया की, बुशरा बीबी की, और बहनों की, अलीमा खान और रुबीना खान की। बहुत खुल के उन्होंने बात की। मसलन कल अलीमा खान ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, खान साहब की बातों को, उनसे मिल के आके जो लोग मिल के बाहर जाते हैं वो बाहर जाके अवाम को गुमराह करते हैं, झूठ बताते हैं उनको, अब हम ये सारा कुछ नहीं होने देंगी, ये उन्होंने कहा है। तो कौन मिल रहा है उनसे? बुशरा बीबी मिल रही हैं, अली बिन गंडापुर मिल रहा है, बैरिस्टर गौहर मिल रहा है, उमर अयूब मिल रहा है, तो वो सबको ही उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें लॉयर भी मिल रहे हैं, उसमें ये याद रखें किसी हद तक एक कंट्रोल्ड जर्नलिस्ट भी जाके मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। लेट्स से आप उन जर्नलिस्ट में से होंगे जो कि बहुत सही रिपोर्ट करते हैं, हो सकता है आपको अंदर जाने ही ना दें, हो सकता है मेरे जैसे लोगों को जाने दो, जो अंदर आके वो बात कहूं कि जो मुझे कहा गया है कि कहो, तो उस लिहाज से भी हो सकता है। तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इट माइट नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1%, लेकिन ये याद रखिए, इस किस्म के इब्हाम पैदा करना वो जरूरी है। लेकिन ये अगर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिहाज से ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। जो अलीमा खान कह रही है उसका क्या करें हम? देखिए, अलीमा खान साहिबा की अपनी बात अपनी जगह पे, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो जो कह रही है, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद हर इन अ वे जी, ठीक है ना। ये इब्हाम पैदा किया जा रहा है, बाज़ दफा पैदा किया जाता है, बाज़ दफा वो याद रखे, सारी दुनिया में हमेशा से एतू ब्रूतस वाली तो बात हमेशा से होती रही है। तो हो सकता है बाज़ दफा बाज़ जगहों पे लोग कुछ करते भी हो। अच्छा, यहाँ पे अगर यही वाली बात है, यहाँ पे एक ऑनेस्टी चाहिए, जो कि एक ऑनेस्ट तरीके से इमरान खान और पार्टी के दरमियान में एक राब्ता कायम हो, ऑनेस्टी की बेसिस पे। वहां पे जानबूझ के लोगों को या इसे ऐसे ना करें, और ये मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल हर एक के लिए ये बेहतर होगा। अदरवाइज इस एम्बिग्विटी में चीजें गलत हो सकती हैं, और बहुत गलत हो सकती हैं। अच्छा, एक तासुर ये है कि ये सब कन्फ्यूजन जो है, ये खाना जंगी जिसको हम कह रहे हैं, लड़ाई हो रही है पीटीआई के अंदर, ये खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी है। उसकी वजह ये है कि जब आपने मुलाकात की बात की है, तो मुलाकात की इजाज़त तो ज़ाहिर है हुकूमत देती है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को इजाज़त देती है जिनकी अप्रूवल खान साहब दें, क्योंकि जो अंदर जेल में बैठा होता है, जो भी कैदी हो, उसकी अप्रूवल लाजमी होती है कि वो मिलना चाहता है इस शख्स से या नहीं मिलना चाहता। लिस्ट जाती है उनके पास, और ऐसे ही नवाज शरीफ के पास भी जाती थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास भी जाती थी, जरदारी के पास भी जाती थी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है खान साहब की मर्जी से हो रहा है, ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। इस तरह है कि ये याद रखिए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे या जरदारी साहब जेल में थे, इनके पास हर आदमी जाता था, और खासतौर पे जो जुबैर साहब है, वो बताते थे कि सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक तो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ के साथ हर थर्सडे को बैटरी होती थी, और उसके बाद बाकी लोग 25-25, 30-30 की तादाद में जाके उनसे मिलते थे। इमरान खान से मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंतजार पंचोता साहब, हम लोगों का नाम था, हम लोग वहां गए थे और अप्रूव्ड नाम थे। इंतजार पंचोता साहब को अंदर जाने ही नहीं दिया, रोक दिया गया। अच्छा, पिछले दिनों में हमारी जो लीडरशिप थी, जिसमें शिबली फराज, जिसमें उमर अयूब, जिसमें ये सारे थे, एंड कोई 5 या 6 लोग थे,
उनको सारा दिन बाहर खड़ा करने थे, 1 बजे से लेके तो 5, 6, 7 बजे तक वो बाहर खड़े रहे, उसके बाद इजाजत नहीं दी। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, या आपकी इंफॉर्मेशन शायद ठीक नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपको हाँ मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं आपको, मैं शायद बात समझा नहीं सका। म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है दोनों तरफ का, कि खान साहब से मिल वही सकता है जिसकी वो अप्रूवल दें। अगर उसकी अप्रूवल खान साहब ने दे दिया, हुकूमत फिर भी हो सकता है कि हुकूमत ही मिलने ना दे। ये बात आपकी यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन अगर हुकूमत किसी को इजाज़त दे दे और खान साहब नहीं मिलना चाहते तो वो नहीं मिलेंगे खान साहब उससे। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती हुकूमत मुलाकात करवा दे जब तक कि कैदी की मर्जी ना हो। ये रूल्स है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप में आपको पॉलिटिकल जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलाने की इजाजत देनी चाहिए। जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके, आगे थोड़ा सा चलते हैं, उनको मिलाना बहुत जरूरी है। ये बताइएगा कि सिविल नाफरमानी की कॉल पे पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात क्यों हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इख्तिलाफात सिविल नाफरमानी के ऊपर है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इसको कितने जल्दी करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो घर हो, उसमें हमेशा 3 वो फैक्टर्स होते हैं। एक एक्सट्रीम होता है, एक दूसरा एक्सट्रीम होता है और एक मिडिल फैक्टर होता है। जो एक एक्सट्रीम है वो कहता है कि आप इसको जल्दी स्टार्ट कर लो। जो जर्नल लोग हैं वो कहते हैं कि यार गिव द गवर्नमेंट अ चांस, कि अगर वो इसको अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, पीटीआई के लिए प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हमने, चूंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि भाई आप किसी से बात नहीं करते, तो जब इमरान खान ने कहा ठीक है बात करके देख लो, हालांकि इमरान खान ने ये कहा हुआ है, ही काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स कि ये गवर्नमेंट बात इसलिए नहीं करेगी कि अगर गवर्नमेंट बात करती है तो यही तो वो है जो चोरी करके पकड़े गए। तो आप मुझे एक बात बताएं, चोर कभी जिससे माल चोरी किया उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करेगा कि यार ये मैंने तुम्हारा माल चुराया, बताओ कैसे वापस करूं? कभी नहीं करेगा। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो चूंकि ये हमेशा कहते थे कि भाई हमसे मिलते हैं, तो हमने उनका ब्लफ कॉल कर दिया कि भाई आ जाओ बैठ के बात कर लो। अब अगर ये बात नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि दे वर नेवर सीरियस इन टॉकिंग। ये सिर्फ वो जो लिप सर्विस होती है ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से मिलते नहीं हो और ये चीजें वो चीजें, ये सिर्फ उस हद तक थे जुबानी के लिए, क्योंकि इनके अंदर वो कहते हैं रस्म अज़ा तो रह गई, बाकी रूह बिलाली न रही। तो इनके अंदर डेमोक्रेसी की रूह ही नहीं है। तो कब तक आप इंतजार करेंगे हुकूमत के इस ब्लफ को एक्सपोज करने का? कब तक करेंगे? मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में ये सब फैसले हो जाने चाहिए। अच्छा, 2-3 दिन, लेकिन 4 दिन में बहुत ज्यादा वो तो 1 हफ्ता हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ ये तासुर है कि हुकूमत कह रही है कि पहले इन्होंने फाइनल कॉल दी थी और दबाव में ब्लैकमेल करके हमसे बात करना चाहती है, खान की रिहाई चाहती है, तो उन्होंने आपकी फाइनल कॉल कामयाब नहीं होने दी। तो अब वो हुकूमत ये चाह रही है कि आपकी ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम हो जाए ताकि पीटीआई को सियासी तौर पर और नुकसान पहुँचे। आप समझते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है जैसे फाइनल कॉल? फिर आनंद साहब, मुझे नहीं पता कि हम लोग जब कहते हैं कि सियासी तौर पे नुकसान पहुंचे, वो सियासी तौर पे हमारा मतलब क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि अवाम के अंदर सियासत अवाम के अंदर होती है, नहीं कि पॉपुलैरिटी कम हो जाए, वर्कर मायूस हो जाएं, सड़कों पे ना निकलें, जो आप कह रहे हैं, ये मतलब है इनका। देखिए पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, वर्कर मायूस नहीं हो रहे, हाँ मुहतात हो गए हैं, मायूस नहीं हुए। मेरा ये ख्याल है कि वो लोग समझ नहीं रहे एक्चुअली। उनकी जो थी, उनकी एक तो जो थोड़ी बहुत जो इज्जत अगर थी कोई थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो रही है और उनकी पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब हमने देखा अभी रिसेंटली, अब देख लेना, कभी कभी शर्म आती है कि जिस तरीके से आप 1 लफ्ज 2 लफ्ज भी किसी के सामने, अब गोरों को तो छोड़ दे, चाइनीज के सामने भी सही तरीके से आप लफ्ज नहीं बोल सकते, अंग्रेजी के 4 जुमले नहीं बोल सकते, मतलब शर्म आती है हमें क्या मैं रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। बहुत शुक्रिया। जी आप बात मुकम्मल कर लें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क के लिए बेहतर चीज ये है कि ये नेगोशिएशंस स्टार्ट हो जाए। ठीक, अगर ये नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं होंगी
ये मुल्क के लिए नुकसान है। और एक बात याद रखिए, ये जो इस वक्त लीडरान बैठे हुए, इनकी सारी जायदादें मुल्क से बाहर है। ठीक है। इनका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। ठीक। इस वजह से इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके पैसे डॉलरों में है। ये सबको, आपको मुझे कहते कि पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, इन्होंने एक प्रॉपर्टी अपनी बाहर की बेच के पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट की। ठीक है। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और हमें जो वक्त फारूक सत्तार साहब ने एमक्यूएम के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे मुख्तसर बात ये करना चाहते हैं कि एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुकूमत के साथ। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे आवाम को? देखिए, वैसे तो मुतादिद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने मतलब पहले इतनी खप पड़ी हुई थी, इतनी शदीद पोलराइजेशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और वो सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान ही नहीं बल्कि ये जो 26वें आईनी तरमीम से पहले और जो कुछ हमने देखा मंजर, उसमें इदारे भी एक दूसरे के सामने ही थे ना। तो अब ऐसी सूरत में हमने अपना एक ये रोल प्ले किया कि हमने ना मौलाना फजलुर रहमान की तरह बार बार चक्कर या फेरे लगवाए कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को हम टफ टाइम देते खामखाई, और उसमें हम जो बुनियादी आवाम के मसाइल थे अगर हम उनकी बात भी करते तो लगता है ये ब्लैकमेलिंग है। तो हमने कहा देखिए, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमने किया। अच्छा, फिर ये हमें यकीन दिलाया गया है पीएमएलएन की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि वो सबसे पहले फौरी जैसे 26वीं आईनी तरमीम होगी हमारे जुमला मसाइल जो है ना उनकी तरफ तवज्जो देंगे, जिसमें देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के फंड्स हैं उनकी रिलीज से लेकर उन मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करना, जो रुकावटें उनको दूर करना, उसके लिए जरा यकसोई से बैठकर चीजों को जो है वो उनको मोमेंटम को बढ़ाना, कि भाई लोगों को फिर कोई उम्मीद देना कि भाई 2 साल में कराची को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मिल जाएगा, जो मुमकिन है क्योंकि काफी काम वापदानी वो पानी वफाकी हुकूमत के मंसूबा है। जी, मंसूबा K4 तो वाटर बोर्ड का है, जो मकामी इदारा जिसको हथिया लिया है सूबे ने। अच्छा, फिर ये चूंकि इसके वफाकी हुकूमत का क्या कसूर है? सारे आ रहे हैं तो वफाक ने वापडा को दिया और इसमें सूबे ने भी इतराज नहीं किया। 15 सालों से जो भी वजीर आला रहे पीपल्स पार्टी के, 15 साल में ये मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ था जब तक ये सूबाई इसमें तहवील में था या सूबाई निगरानी में था। अब जब से वफाक में है तो इस पर काम बहरहाल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए और इस पर कोई खुशखबरी दे, ऐलान करे कि भाई ये लिमिट है और हम 1.5 साल में इसे भुगता देंगे और लोगों को एक लाइफ आएगी, उम्मीद आएगी। भाई अब लोगों को भी कुछ डिलीवर तो करना है ना। अगर हमने इतना ज्यादा इख्तदार, देखिए 26वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक, ईमानदारी की बात है, बड़ी जमातों के इख्तदार की जो पाकिस्तान में रस्सा कशी है ना उससे है उसका ताल्लुक। पीएमएलएन को सूट करता था, पीपल्स पार्टी को करता था, पीटीआई को नहीं। ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं ना भाई मेरी नजर में, आपकी नजर में। अच्छा, दूसरे इसी तरह के मसाइल जो हैं वो वहाँ बिजली के जो बिलों का मसला है उस पर कमिट किया हमसे कि आईपीपी को एंगेज किया गया, टास्क फोर्स बनी है और 10 या 12 रुपए की कमी होगी तो उसका ऐलान करना है। बिजली का मसला तो पूरे मुल्क का है, लेकिन स्पेसिफिक कराची का जो मसला आपने K4 की बात की है, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची जाएं और K4 के मंसूबे पे वहाँ कमिटमेंट्स दे के आएँ, उसको तेज़ करवा के आएँ, तो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? नहीं, इसी तरह देखें जो MNS फंड हमें मिले हैं और दिए गए हैं। अच्छा, ये अच्छे खासे SIDCL या KIDCL जो कि वफाकी इदारा है और एजेंसी है, वो ये सारे काम करती है, लेकिन वो पता नहीं CDWP में एक नोटिफिकेशन हो गया कि ये सारे मंसूबे जो हैं वो सूबाई तहवील में चले गए जब PWD खत्म किया गया। भाई PWD नहीं करेगा तो PIDCL कर लेगी। तो उसमें एक खप पड़ी हुई थी एक अरसे से, वो खुदा करके अभी उसको थोड़ा दूर किया गया है। तो पता चला कि उस पर पीपल्स पार्टी, देखे ना, पीपल्स पार्टी सूबे में तो मतलब है कि अपनी मसनूई अक्सरियत को लेकर जिस तरह कराची में उसका उतना वोट नहीं है, लेकिन फिर भी कराची में जी जिस तरह कराची को कॉलोनी बना रहे हैं और बनाया हुआ है, तो देखें मतलब ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर वफाक के फंड्स भी है जो डायरेक्टली कराची तो सबका शहर है ना, पाकिस्तान का शहर है, सिंध का भी शहर है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी, आपका भी है। कॉलोनी कह रहे हैं आप, कॉलोनी कैसे बना दिया उन्होंने? भाई देखिए, अब आप देखें सख्त लफ्ज़ नहीं है ये।
देखिए मतलब जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, तो जो हल्का बंदियां हुई थी अफसार भाई, आप गौर करें कि अगर पीपल्स पार्टी के जो इलाके डोमिनेटेड है, उनका देखिए उनका वोट पूरे कराची में 15% से ज्यादा नहीं, ज्यादा 20% होगा, चले मान लेता हूँ, लेकिन उनकी 50% से ज्यादा अगर सीटें निकली, इसलिए कि उन्होंने उस 15-20% को उन्होंने जो एक उसको खींच तान के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी ज्यादा शिकायत आपकी पीपल्स पार्टी से है। हमारी 90,000 पे 1 और 6, मतलब उनकी 6 और हमारी 1, तो ज्यादा शिकायतें पीपल्स पार्टी से हैं आपकी, और पीएमएलएन से या हुकूमत से थोड़ी कम है, लेकिन है जरूर, यही बात है जरूर, इसलिए है कि अब उन्हें हर जगह तो मतलब पीपल्स पार्टी ही को तो सर पे नहीं बिठाना ना, अगर हम भी एलआई हैं, ये बात सही और हम तो बाकायदा हुकूमत को अपनी वजारत देके, वो तो बड़ी समझदारी से काम लेके वजारतों से दूर रह के सिर्फ उन्होंने आईनी ओहदों पर कब्जा किया हुआ है, तो वो है भी, और मतलब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और हैं भी और नहीं भी हैं, और हमसे ज्यादा 26 में आईनी तरमीम के बाद भी खप डाली हुई है। पंजाब में भी गवर्नर के लिए उन्हें कोई ना कोई वहां भी इख्तियारात चाहिए, कोई बैलेंस चाहिए, तो लेकिन एमक्यूएम के लिए वो बैलेंस क्रिएट नहीं करी सूबे में। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब बात करने का, और वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, क्या हुकूमत दबाव में है, जैसे कि आपने अभी सुना एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, JUI को हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, जो है कि हुकूमत दबाव का शिकार है। हमें ज्वाइन किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिलाल साहब खुशामदीद। ये बताइएगा, एक तो आज जो अलमनाक हादसा हुआ है यूनान में, जो कश्ती में पाकिस्तानी जाँ भाग हो गए हैं, हुकूमत के कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रहा था कि बड़ा अहम मसला है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। किसने तवज्जो देनी? आप ही ने देनी है ना। ये आपके इलाके में भी, और आप दरिया से उस पार भी, मंडी बहाउद्दीन गुजरात, ये बहुत ऐसे वाक़े लोग यहाँ से जाते हैं, इतने ह्यूमन स्मगलर्स हैं। अब तो कई अरबपति हो गए, बाहर जाके सेटल भी हो गए हैं, और वो फंड भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए आप सही कह रहे हैं जी, एक बड़ा संगीन इशू है आज। सबसे पहले तो टू एड्रेस व्हाट यू सेड कि हुकूमत क्या कर रही है जी, वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल सेल का भी एक क़याम किया, वज़ीर खारजा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने देखा था, बयान आया था कि इस बयानों से क्या होगा? नहीं, फर्स्टली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुतासिर हुए हैं, ठीक है, उनको फौरी इमदाद पहुँचाने के लिए, शनाख्त के लिए जी, वो तो इमीडिएट है बात, और वो इंशाल्लाह वो मदद फराहम की जाएगी। जो बात आप दूसरी कह रहे हैं, ये आप हकीकतन आप सही कह रहे हैं, और ये कोई ओवरनाइट इशू नहीं है। ये बदकिस्मती से पूरे माफियाज हैं जो इलीगल इमिग्रेशन को की सहूलतकारी करते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे ज़िले को रिप्रेजेंट करता हूँ और उससे बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक्सपैट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बैर मकी में उसमें से काफ़ी सारे लोग हमारे लीगली जाते हैं, मगर बदकिस्मती से लोग इलीगली भी जाते हैं, और इन माफियाज को हमें एड्रेस करना होगा। और आपके इन प्रोग्राम्स के तवसत से आई थिंक हमें पब्लिक सर्विस मैसेजिंग भी करनी होगी कि देखिए लोग रोज़गार की तलाश में या अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में दुनिया में जाना, और बिल्कुल सही, और पाकिस्तान की बेतहाशा कहानियाँ हैं, जो लोग बाहर जाके सक्सीड किए हैं, पाकिस्तान वापस फिर कंट्रीब्यूट भी करते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत अच्छी बात है। मगर गुजारिश ये है कि आप लीगल तरीक़ेकार से, वेरीफाइड एजेंसी से जाए, अपनी जान को भी ख़तरे में डालना और एक इलीगल काम भी करना, तो पहली बात तो ये, और यही हम कोशिश करते हैं कि अपने हल्के में भी मैसेजिंग करें। मगर मेन इशू लाइज विद द पीपल हु डू दिस, जो माफियाज, जो इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का ये काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जी, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से FIA इन्वॉल्व है इसमें, इदारे दूसरे हुकूमत के इन्वॉल्व हैं, ये क्यों नहीं करते? नहीं, मेरा ख्याल है जी करते भी हैं, मगर यकीनन मजीद बेहतरी की या काम की गुंजाइश है, तो ही ऐसे हादसात हो रहे हैं। तो यकीनन जी इसमें हम सबको मिलके, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, हुकूमत हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, FIA हो, सबको मिलके इसको बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये। लेकिन एक और चीज़ भी है इससे जुड़ी हुई जो है, और ये जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन जो है, वो बहुत सारे लोग उसके जो इस मुल्क से मायूस हैं, उम्मीद नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं। आपकी हुकूमत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आ नहीं पा रही। ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। मईशत तरक्की करेगी तो लोग यहाँ रुकेंगे, रोज़गार मिलेगा, इसको कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, अब्सार साहब देखिए, पाकिस्तान से दीगर लोग पढ़ाई के लिए
या रोज़गार के मौक़ों के लिए, दुनिया में दीगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो दिहाइयों से यहाँ से जा रहे हैं जी। तो वो आई थिंक इस तरह नहीं, इस तरीके से नहीं। देखिए, बदकिस्मती से लीगली भी लोग जाते रहे हैं, मगर ये मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग जाते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि लोग दुनिया में इस तरह तो ना इस तरह नहीं जाना चाहिए, इस तरह नहीं जाना चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि लीगली, चाहे पहले था चाहे आज है दुनिया में जी, हमारे पासपोर्ट जी आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक रेपुटेशनल इशू भी बनता है, डिप्लोमेटिक इशू भी बनता है, मगर सबसे बुनियादी बात यह है कि जो लोग जाते हैं वो अपनी जमा पूंजी भी इस काम पे लगाते हैं, फिर अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि वो लोग ये काम ना करें। मगर ये आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का, हमारा, हम जैसे लोगों का, हुकूमत का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक काम है कि इस इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम रोकें और लोगों को इस तरफ कायल करें और पब्लिक सर्विस मैसेजिंग करें कि लोग लीगल तरीके से करें और लीगल तरीक़ेकारों को मजीद सहूलत दें ताकि लोग इस तरफ ना जाएं। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज पे, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई के इश्यूज पे, उनके अंदर जो खाना जंगी हो रही है, आपस में उनकी लड़ाई हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत पर दबाव उन्होंने बढ़ाया हुआ है। अली मीन गंडापुर ने कल भी कहा कि हम मुसल्ला होकर आएंगे। वो जाहिर है उनकी जो बढ़के हैं, इससे एक अनसर्टनिटी तो रहती है ना। अब आपने 16 दिसंबर की कल की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है, उस पर भी लोगों के सवाल हैं कि क्यों छुट्टी दी गई है। तो ये जो एक सियासी कशमकश जारी है, ये सेटल क्यों नहीं हो पा रही आपसे? जी देखिए, सियासी कशमकश तो मैं नहीं कहूँगा जी। एक जमात है जो कि उस सियासत के लिबादे में बार बार एक एनार्की या वायलेंस करती है, और मैं बदकिस्मती से जी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो CMKP का कामों को बदमाशी कहते हैं, तो हम मजबूर होते हैं। देखिए, जब एक CMKP ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि अब हम मुसल्ला होके आएंगे, और आप पहले भी मुसल्ला होके आए हैं, और अब भी आप, अगर आपके आने, ये बात ही कहना इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी संजीदा बात है कि आपको उस मनसब का भी ख्याल नहीं जिस पे आप बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, और आप पहले भी आपने संजानी के जलसे पे खड़े होकर आइन को, खवातीन को, अफवाज पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को गालियां निकाली थी और कभी माफ़ी नहीं मांगी, और आज आप फिर उसी ज़ुबान पर उतर आए। और बदकिस्मती से हकीकतन यही ज़ुबान है जो इमरान खान साहब पसंद करते हैं। ये इमरान खान साहब की तर्जुमानी है। लेकिन ये इसके सबके बावजूद आप उनके तजादा दिखा रहे हैं ना। नैरेटिव तो उन्हीं का बिक रहा है, लोग तो उन्हीं की बात पे यकीन कर रहे हैं कि पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो गया, कितनी डेड बॉडीज हो गई। आज खुद उन्होंने कहा है कि लोग हमारे शहीद हुए हैं, अली मीन गंडापुर ने, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे सैकड़ों लोग। तो ये आप इस पे इतना नाकाम क्यों है? नहीं देखिए, अबसार साहब, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ तो हमारी एक जंग जारी है ना। ये तो जंग सिर्फ कानूनी तो नहीं हो सकती। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बयानी जंग भी तो देखिए जी, हम बयानी जंग बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे जी। बयानी जंग से मुराद यही है कि हम झूठ का मुकाबला हकीकत से करते हैं, और वो हमारी हुकूमत करती भी है। मगर यकीनन जी, आजकल ये एक डिसइंफॉर्मेशन और PTI जैसी जमातें जब एक नेगेटिव और किसी भी हद तक जाके झूठ फैलाने की तरफ अपनी सारी एनर्जीज मरकूज करें, तो दुनिया में हर जगह पे ये चैलेंज है, और यहाँ पे भी ये चैलेंज है। मगर PTI ये काम करती है। दुनिया में चैलेंज को किसी न किसी तरीके से काउंटर तो किया जा रहा है। जी। हम देखते हैं कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं देखिए जी, बार बार हमारी हुकूमत ने आके सामने हकायक रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रेटजिकली वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं बाहर बैठ के, और यहाँ बैठ के मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करके आप लोग बेबस नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, बेबस मतलब जितना हुकूमती या जितने भी ताकतवर सेंटर, ताकत के सेंटर हैं, सब इस वक्त बेबस लग रहे हैं। देखिए साहब, बात पता क्या है, ये सनसनी फैलाना और झूठ की बुनियाद के ऊपर आग लगाना आसान काम होता है, कंस्ट्रक्टिव बात करना मुश्किल काम होता है। ये आपने दुनिया में देखा है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की, कहना यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये काम करना आसान है, और कंस्ट्रक्टिव बात करना आजकल हमेशा इट्स अ मोर डिफिकल्ट चैलेंज, बट सही काम वही है। तो हमारी हुकूमत देखिए, उस पे बेबसी लग रही है। नहीं, कोई बेबसी नहीं है जी, एक चैलेंज जरूर है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बदकिस्मती से गुमराह किया जाता है, और उस गुमराही की बुनियाद पर रही आपने जो 24 नवंबर के नाम पर ऐसे अहमकाना बयान आपने नहीं CMKP से सुना कि हम कफन बांध के जाएंगे और खान को रिहा करके आएंगे, और गरीब लोगों के बच्चों को ये आगे लाते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको उस तरीके से आगे करते हैं कि वो गैर कानूनी काम करें और खुद ये गाड़ियों में बैठ के चले जाते हैं। तो यकीनन हम चाहते हैं कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा और जिस तरह की आग ये फैलाना चाहते हैं, इसके लिए खिलाफ हम जंग लड़ें। लीगल जंग अपनी जगह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर साथ ही साथ नैरेटिव की भी जंग होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे इस जंग को। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त तासुर है कि लीगली, कानूनी और बयानी दोनों तरफ आप इस वक्त बैकफुट पे हैं। ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी, बैकफुट पे आप हैं, इसकी वजह से आपके जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो आपसे नाराज़ है, MQM नाराज़ है आपसे, JUI ने एक नया इशू खड़ा कर दिया आपके लिए मदारस की रजिस्ट्रेशन पे।
तो आप समझते हैं कि, और ये बातें भी बहुत सारी हो रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो आप बताएंगे, कि शायद कोई चेंज आए हुकूमत में या हुकूमत में कोई वज़ीर आज़म बदल जाए, ये क्यों ऐसी बातें होना शुरू हो गई? ये अब्सार साहब देखिए, ये हमारे तो यहाँ पे आपने देखा है कोई भी हुकूमत हो तो ये हर वक्त इस तरह की कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं, मगर मैं इससे अदम इस्तेहकाम रहता है, मईशत ठीक नहीं होती। नहीं देखिए, मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है बहुत। आपने देखा कि तो नहीं हुआ ना अभी कुछ। नहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप 2022-23 में हमने डिफॉल्ट, अगर ये बेयकीनी रही, ये बातें होती रही, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाएंगे? इसी ही सो कॉल्ड बेयकीनी के अंदर आपने 6-8 माह में आपने देखा IMF का प्रोग्राम भी हुआ, इन्फ्लेशन का रेट भी आपने देखा कि तकरीबन 6 साल का तारीखी कम तरीन आया, आपने रिजर्व्स के अंदर आप बेहतरी देख रहे हैं। इसी वक्त के अंदर आपने पॉलिसी रेट को तकरीबन 7% गिरते हुए देखा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा देखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मीनिंगफुल डिस्कशंस आपने आगे बढ़ती देखी हैं। तो इसी तरीके से ये काम आगे चलेगा। जो आपने सवाल किया इत्तेहादियों के हवाले से, देखिए अब्सार साहब, पीपल्स पार्टी और MQM अब भी हमारे इत्तेहादी हैं और 2022-23 की हुकूमत में भी थे, और इन दोनों जमातों के साथ लीडरशिप सतह पे और वर्किंग सतह पे कांस्टेंट डायलॉग्स रहते हैं, और यकीनन उनके दीगर चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात आते हैं और वो हम एड्रेस करते हैं। मगर ये मैच्योर और जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 2022-23 में भी हमने बड़ी मैच्योरिटी के साथ कौमी इश्यूज़ को सामने रखते हुए इस इत्तेहाद को आगे चलाया था, आज भी आगे चलाएंगे। वो हमारे लिए मोज़ेज़ हैं और हमारे इत्तेहादी, और उनके जो भी कंसर्न्स हैं उसको आगे एड्रेस करते रहेंगे। मगर इंशाल्लाह ये हुकूमत भी जारी रहेगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये इकनॉमिक हमारा मोमेंटम भी जारी रहेगा। अच्छा, आपने इकनॉमिक मोमेंटम की बात की है, इसमें हमें रीजनल कनेक्टिविटी जो है हमारी, वो बहुत ख़राब है। जब तक आप रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर नहीं करते, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाइना के साथ इस दफ़ा पहले साल सर्दियों में कराकोरम हाईवे खुली है तो शायद उससे बेहतरी आए, ईरान के साथ हमारी तजारत बहुत कम है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी पे, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पे आपके ख्याल में आपकी हुकूमत के कंस्ट्रेंट्स हैं या बेहतर हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल जी, बेहतर हमें इसी खत्ते में और इसी नेबरहुड में रहना है जी, और यकीनन हमें ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। आपने ईरान के साथ देखा है कि इस हुकूमत के दौरान पेशरफ्त हुई है। देयर हैव बीन एट वेरियस लेवल्स आपस में राब्ते भी हुए हैं और मुलाकातें भी हुई हैं। इसी तरह अब अफ़गानिस्तान की एक स्पेशल सिचुएशन है, मगर उधर भी हमने इंश्योर करना है जी अब कि बिल्कुल इसी खत्ते के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हुए और ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रिजर्व करते हुए हमने इस खत्ते में इंश्योर करना है कि ऐसे यहाँ पे हालात हों जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों। और इसी तरह जी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल, लेकिन देखिए हालात बेहतर होने चाहिए, मगर अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने देखते हुए। ये इनसिक्योरिटी क्यों है? ऐसी तो बात कोई नहीं कर रहा ना। अगर आप सिक्योरिटी नहीं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हों, जी बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, मैं आज आपने अब मशरकी बॉर्डर की बात की है, इंडिया की बात की है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा था एक क्लिप आपका, इंडिया के बहुत मशहूर शायर हैं गुलजार, जिनका ताल्लुक जेलमदीना से है, यहाँ पैदाइश हुई उनकी, आए भी थे एक दफ़ा, तो आप उनसे बात कर रहे हैं और ये एक ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं लोगों के दरमियान, ख़ासतौर पे मोदी के आने के बाद बहुत मसला हुआ है, अभी पाकिस्तान की भी इनसिक्योरिटीज़ है। अगर आपको मैं वो सुनवा दूँ फिर इससे बात आगे कर लें। जी श्योर। इसमें एक दूसरे मेरे वतन की मिट्टी है, मैं पैदा हुआ वहाँ, और मुसाफिर गलियों पे अलिफ पे लिख के इजिप्ट की प्रैक्टिस की हुई मट्टी है उन गलियों में, और मैंने लिखा भी है इस बारे में। हमें अपना वतन, अपनी जगह, अपनी पैदाइश की मिट्टी तो सबको प्यारी होती है, और उसे आग जैसे शख्स आग। तो आपने सुना कि वो अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे, एक साबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से आए, के गुजराल भी यहाँ से ताल्लुक था उनका। तो ये बेहतरी क्यों नहीं आ रही दोनों ममालिक में? क्या रुकावट है इस वक्त? जी देखिए, यकीनन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो मुख्तलिफ सतहों पे, मेरे ख्याल से आप भी सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ती सतह पे, आई थिंक आर्टिस्ट का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो जी रहा भी है और रहेगा भी, और हम एक दूसरे के कल्चर से। आज तक मैंने कभी इंडिया का दौरा नहीं किया, विजिट नहीं कर सका। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, हमारे हमसायों से ताल्लुकात नहीं। अफसार साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत गुंजाइश है इस खित्ते में हमें उस तरह की नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए जो और दुनिया की जगहें इसी तरह के इश्यूज़ को दूर करके ला चुकी हैं। मगर इसमें जी देखिए, ये एक पहले मौक़े आए हैं, नवाज़ शरीफ साहब के अदवार में बेहतरीन मौक़े आए, और आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस अगर हमने कभी की है इसमें तो नवाज़ शरीफ साहब के अदवार में की है। तो आज भी हमारी हुकूमत इसमें कोशां है। मगर देखिए, हमने देखा है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, अगर उसका एक रवैया बिल्कुल ही एक स्टबन हो और उसमें हमारे कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ या हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट ना इंश्योर हो रहे हों, तो जब तक माहौल नहीं बनता, ताली दो हाथ से बचती है। मगर हमारी
हमारी तरफ से इस चीज़ का बैलेंस रखते हुए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रिजर्व करें, मगर ये कोशिश भी जारी रखें, ये हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर SCO के समिट पे आए थे तो आई थिंक एक खुशाइंद बात थी, और आई थिंक इस तरह की छोटे स्टेप से खुशाइंदी खत्म होगी। आपने अभी इनसिक्योरिटी की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, मैं समझता हूँ तल्ख बात है लेकिन सच्ची बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल तो चाइना रखता है। इसके बावजूद आप चीन और इंडिया की ट्रेड देखें कितनी है, उनके झगड़े हैं। ताइवान के साथ चाइना का कितना झगड़ा है, उनकी आपस में ट्रेड देख लें, फिगर्स देख लें, माइंड बॉगलिंग। अमेरिका के साथ ताइवान पे इख्तलाफात हैं, जापान पे इख्तलाफात हैं चाइना के, लेकिन उनके आपस की देखें तजारत कितनी है, बिजनेस कितना है। हम इस तरह सीखते क्यों नहीं? अफसर साहब नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस तरफ हमें जाना होगा, और दोनों ममालिक को अपने लोगों की बेहतरी के लिए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इस खित्ते के अंदर इंडिया की उस साइड पे भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जितनी होगी, गुर्बत उधर भी है और इधर भी है, और जब जहाँ पे भी मौके हैं जिससे हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और तजारत और ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो हमारी दोनों लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो यकीनन हमें इसमें एफर्ट करनी होगी। बट अब बदकिस्मती से आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल देख लें कि अब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इसलिए वहां पे उनको इशू बना हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। आई एम श्योर क्रिकेट टीम हमारी मैशियत भी तो अच्छी नहीं है ना, हमारी दुनिया में कोई पोजीशन है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होती नहीं, मेरी अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होती तो मेरा ख्याल इंडिया इस पोजीशन में ना होता जिस तरह वो हमें इस वक्त डिक्टेट कर रहा है। नहीं, अब साहब डिक्टेट तो वो नहीं खैर कर सकेगा। हमने अपने मौक़िफ़ पे हमारी PCB भी और हुकूमत खड़ी हुई है, मगर हम गए हैं, जाते हैं उनकी तरफ, वो नहीं आते। नहीं देखिए, इसलिए या तो हम भी ना जाए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी मैशियत अच्छी हो, बेहतर हो। नहीं देखिए, उसी के लिए कोशिश है ना जी। ये तो एक लंबी दास्तान है कि क्यों वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे खड़ी है, मगर आज हम फिर से उसको अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। 2018 में जिस पास पे हम पहुँच गए थे, वी वर एट डिफरेंट स्टेज। 2018 से 2022 के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, और यकीनन जी बहुत गुंजाइश है, मगर आज इन्हीं स्टेप्स के साथ अब पिछले 6-8 माह में जितनी बेहतरी एक मईशत में आ सकती है, लोगों की, सब लोगों की तवक्कुआत से बेहतर आई है। आप किसी की भी तवक्कुआत उठा लें, 2000 आज के इसी साल के फरवरी के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी, किसी की तवक्को नहीं थी कि IMF का प्रोग्राम हो गया होगा, महंगाई संभल गई होगी। क्या वजह थी कि PTI ने उस टाइम पे पोटेंशियल चांस पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का ठुकराया था? जो आज बातें करते हैं, इनके पास चांस था हुकूमत बनाने का, क्योंकि उनका ख्याल था ये नहीं संभाल सकेंगे, जिस तरह 2018 से 22 में नुकसान किया। तो देखिए अफसार साहब, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है मुआशी फ्रंट पे भी और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी, ईस्टर्न फ्रंट पे। इंशाल्लाह इसी मोमेंटम के साथ आगे चलते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों में जिस तरह की बेहतरी आपको नजर आएगी, मजीद नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब हमसे बात करने का। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बाप पर बेटा, पिता पर पूत का मतलब क्या है जुडिशरी की। जब हम बात करते हैं, कितने जजेस और उनके बेटे और उनके रिश्तेदार और उनके चैम्बर में काम करने वाले दूसरे वकील जजेस बनने जा रहे हैं पंजाब में, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। और आज का एडिटोरियल बड़ा दिलचस्प है, इसलिए कि 26वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना है उसकी फॉर्मेशन पे एतराज़ात हैं कुछ जजेस को। लेकिन हमने देखा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए नाम देने की बारी आई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उसमें बहुत सारे नाम दिए हैं। और अगर जुडिशल कमीशन पे एतराज़ है, 26वीं तरमीम पे एतराज़ है, ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, तो फिर अपने इन जजेस को नाम, इन जजेस का नाम देने की क्या ज़रूरत थी? ना देते, छोड़ देते इसको भी। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट्स के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट्स होते हैं, और उनका फिर जो आगे सियासी किरदार हमें फैसलों में नजर आता है उसकी वजूहत क्या होती हैं। दूसरों पर एतराज़ किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स को तोला जाता है तराजू में और देखा जाता है कि अगर बेटे से तनख्वाह भी नहीं ली तो घर भेज दो, अगर ख़त भी नहीं लिखा तो घर भेज दो। लेकिन खुद अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं ये आप देख लें अभी कि जो लाहौर हाईकोर्ट के 25 जजेस के नाम तजवीज़ किए उनमें से 6 साबिक जजेस के बेटे हैं, लेकिन अकलियतों में से एक भी नाम तजवीज़ नहीं किया गया। और पहले सबसे जो तजवीज़ कुनिंदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने बाप साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल शकूर इस्लाम, उसके बेटे मुनव्वरुल इस्लाम को नॉमिनेट किया है। साबिक जज अली नवाज चौहान बाप और उनके बेटे बैरिस्टर कासिम अली चौहान जजेस हाई कोर्ट के जज के लिए नॉमिनेट हुए हैं। फिर बाप साबिक गवर्नर शाहिद हामिद और बेटी अस्मा हामिद जो रामदे लॉ एसोसिएट्स में काम भी करती रही हैं, खलील रहमान रामदे साहब जो साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के, उनका चैम्बर था, और साबिक चीफ जस्टिस के उमर अता बंदयाल की रिश्तेदार भी कही जा रही हैं। और इनके तजवीज़ कुनिंदा बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो हैं
साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी के बेटे साकिब जलानी के। तो देखिए पीटीआई हो या PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जजेस का, उनके बेटों का। अगला देख लें, बाप है साबिक जज नसीम सिकंदर, बेटा बैरिस्टर कादर बख्श। तजवीज़ कुनिंदा हैं सेनेटर फारूक एच नाइक, उन्होंने किया है साबिक जज अब्दुल शकूर पराचा उनके बेटे हसीब शकूर पराचा को। फिर उसके बाद तजवीज़ कुनिंदा जस्टिस आलिया हमजा, जो इस वक्त आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने सुसर हैं साबिक सेनेटर डॉक्टर खालिद रांझा और उनके दामाद हैं मलिक अवैस खालिद। और तजवीज़ कनिंदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर वज़ीर आज़म राना मशहूद, उनके भाई एडिशनल अटॉर्नी जनरल असदुल्ला खान, और बाकी सारी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं या चेंबर में किसी में ख़ास में काम करने वाले हैं। तो ये मेरिट है हमारे यहाँ। इस पर सोचिएगा कि हम पार्लियामेंट पे और सियासतदानों पे तो इतराज़ करते हैं, तराजू भी बहुत सख्त है, लेकिन जजेस के लिए जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने उनको सजाए मौत देनी है या छोड़ना है, उन पे इतने नरम कवानीन क्यों? गुड नाइट।